नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं रोशन खान एक बार फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने। फिर से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ एक है कि वक्त के हिसाब से आप चिंतन मनन करते रहें और जो सेल्फिशनेस है, जो खुद गर्जी है इंसान के अंदर, उसको थोड़ा सा साइड में रख के कम से कम दिन में एक बार देश के बारे में ज़रूर सोचा करें। क्योंकि इस देश के बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे तो कल आने वाली पीढ़ियां आपको ज़रूर बुरा भला कहेंगी और ये कहेंगी कि शायद हमारे बाप ने या हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छा किया होता तो आज हमको ऐसा हिंदुस्तान नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूँ कुछ घटनाक्रम की जो कुछ दिनों से चल रहा है हमारे देश में। हाथरस का मामला हो, उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, या अभी रिसेंटली जो विद्युत कर्मियों की हड़ताल थी उसका मामला हो। देखिए, कहीं ना कहीं ये तीनों मुद्दे असल में इन मुद्दों के साथ खेला गया। दुनिया भर के ट्रायल चलाए गए जिसमें से मीडिया ट्रायल ने हद पार कर दी। आप लोगों ने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत का केस, उनकी आत्महत्या हत्या के रूप में दिखाई जाती है। काफ़ी सस्पेक्ट्स आते हैं, बहुत से लोगों को इसमें शक की निगाह से देखा जाता है। पूरा का पूरा बॉलीवुड एक ही रात में ड्रग एडिक्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि या तो फिल्में बनती हैं या तो ड्रग्स होता है, इसके अलावा बॉलीवुड में कुछ नहीं होता है। और इसमें सरकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक किरदार सेलेक्ट करती है, उसको हीरो बनाकर आपके सामने पेश करती है, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपका समय बर्बाद किया जाता है, आपके मन में नफ़रतें भरी जाती हैं और आप कठपुतली की तरह इन सरकारों के इशारे पर एक दूसरे पे तंज करना शुरू कर देते हैं, आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। कल कोर्ट का फैसला आता है, रिया चक्रवर्ती को ज़मानत दे दी जाती है और कोर्ट ये प्रथम दृष्टया जो भी उनकी फाइंडिंग्स होती है उसमें साफ हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। अब सोचिए, रिया चक्रवर्ती हिंदुस्तान की बेटी इतनी बड़ी विलन हो जाती है, इतनी बड़ी विलन हो जाती है कि ऐसा लगता है कि उसका बाहर निकलना मुश्किल है और उसने बहुत बड़ा पाप किया है, जो कि हकीकत कुछ और है। न्यायपालिका ने अपनी राय दे दी है, उस पर आगे अभी इंक्वायरी होगी, चलेगी, ठीक है, लेकिन ये हुआ क्यों, इस तरफ आप लोगों को मैं ले जाना चाहता हूँ। आप जानते हैं अक्टूबर में चल ही रहा है, अक्टूबर इलेक्शंस बिहार के होने वाले हैं, उसको टारगेट करते हुए लोगों ने ये बखेड़ा शुरू किया, खड़ा किया और जमकर राजनीति हुई और जमकर लोगों को बांटा गया। पूरा का पूरा ध्यान इस बात पे लगाया गया कि बिहार इलेक्शंस में हम कहाँ से क्या फ़ायदा ले लें, क्योंकि इस सरकार ने काम तो कुछ किया नहीं है। नीतीश बाबू टोटली फेल हो चुके हैं, विपक्ष ठीक से उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जब इन सब चीज़ों की बात जाएगी, समझेंगे, तो वो जागरूक होंगे और कम से कम इस इलेक्शन में कुछ ऐसे लोगों को वोट देंगे जो शायद देश के बारे में सोचें। जी हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, साफ साफ कर रहा हूँ। इस सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे यूपी की योगी सरकार हो, इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ एक काम किया है, वो है प्रोपोगेंडा बनाकर, लोगों में नफ़रतें भरकर, आपस में लड़ाकर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देना कि लोग रोज़गार, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें। शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी आज चरम पे है, उसके बाद भी सब कुछ खुल रहा है। जब 500 केसेस थे तो आप याद करिए क्या हालत था इस देश का। पीएम केयर में करोड़ों के चंदे आ रहे थे, इनका काम हो गया। आज देखो कोई कोरोना की बात नहीं कर रहा है। सड़क पर निकलिए, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई महामारी का काल हमारे देश में चल रहा है। ये बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा था, ये क्लियर हो गया। सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा था, ये क्लियर हो गया। आज कोई उसको नाम लेने वाला नहीं है। तो अब इन्होंने सोचा आप क्या करें,
अब करना तो कुछ था नहीं, लेकिन इसी बीच में हाथरस कांड हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा खेल शुरू हो गया। हाथरस कांड एक दलित बेटी के साथ होता है। उस बेटी के शरीर पे ज़ख्म है, कमर की हड्डी टूटी हुई है, काफ़ी चोट है, जिसके बारे में उल्टे सीधे बयान भी आए हैं सरकार की तरफ से, डीजी लॉ की तरफ से। मतलब इतनी घिनौने तरीके से इस केस को लिया गया और इस घिनौने तरीके से राजनीति की गई। इसमें विपक्ष भी जिम्मेदार है, उनको मैं बाहर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, इस देश में आपको बोलने का हक छीना जा रहा है। जो आप कहते हो ना, हाँ, आप बोल ही नहीं सकते, विरोध कर ही नहीं सकते। अगर आप विरोध करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट किया जाएगा कि आप देशद्रोही साबित हो जाओगे, जैसे रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ। वही चीज़ हाथरस में हो रही है। अब देखिए, इतने दिन तक ये मामला चला, 14 सितंबर का मामला है। आज कौन सी तारीख है आप जानते हो। तब से अब तक दुनिया भर के घटनाक्रम हुए, सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए कि किस तरह से जो अपराधी हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको कैसे बचाया जाए। उनको बचाने के लिए क्या क्या नहीं प्रपंच किया गया। और फिर लास्ट में एक बहुत बड़ी बात हुई है जिसकी तरफ आपका ध्यान देना चाह रहा हूँ। कुल मिला के हाथरस का जो भी मामला था, इसमें इसको और ऊपर ले जाते हुए ये साबित करने की कोशिश की गई कि इसमें विदेशों से फंडिंग हुई है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बदनाम करने के लिए, और योगी सरकार के काल में एक बहुत बड़ा जाति दंगा करने के लिए। और इसमें करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, और कुछ इस्लामिक कंट्रीज से वहाँ से फंडिंग हुई है। और इसका करता धरता एक PFI संस्था है साउथ इंडिया की, जो कि अब धीरे धीरे पूरे शायद हिंदुस्तान में फैल रही है, उसके ऊपर लगा दिया गया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। आप सोचिए क्या हो रहा है। जिलाधिकारी हाथरस जी जो मास्टरमाइंड है इन सब चीज़ों के, वो मास्टरमाइंड इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा कहा गया तो वो कर वो रहे हैं। ऊपर वाले ने आदेश दिया, ऊपर वाले का नाम नहीं मालूम है। और DM हाथरस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। SP CO सब पे हुई, वो एक दिखावा है, हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है, जो आज पीड़ित परिवार है वो ऐसे दोराहे पे खड़ा हो गया है कि उसको अब समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। जिस तरह से जिलाधिकारी ने उसको धमकियां दी थी, जिस तरह से उन पर प्रेशर बनाया गया था, जिस तरह से मीडिया को तकरीबन 48 घंटे के लिए रोक दिया गया था परिवार से मिलने के लिए, और बहुत से ड्रामे हुए, बहुत से ऐसे लोग आए और उन्होंने ऐसी हरकतें की जैसे कि एक जो अपराधी हैं, जो कल्प्रिट हैं, वो किसी एक जात विशेष से हैं, तो उनको बचाने के लिए पूरा उनके जो लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी वहाँ पे पंचायत की गई, जो कि पीड़िता के घर से कुछ मीटर दूरी पे ही है। और ऐसा दहशत का माहौल बनाया गया कि मतलब पीड़िता किसी भी हालत में ये कह दे कि मेरी बेटी खुद अपने आप मर गई, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसके साथ उसने अपना बलात्कार खुद किया, उसने अपनी रीढ़ की हड्डी खुद तोड़ी और खुद जाके खेत में गले में दुपट्टे से अपने गर्दन को तोड़ा, उसके बाद अपनी ज़बान पे चोट किया और मर गई। कुल मिला के ये साबित करने की कोशिश हो रही है। और जो पीड़िता के साथ लोग आना चाह रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है ये जग जाहिर है। आप लोगों ने देखा होगा राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई, प्रियंका गांधी वाड्रा के गिरेबान पे पुलिस वालों ने हाथ डाला, बहुत शर्मनाक बात थी। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह का बेटा जयंत चौधरी आता है, उसके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, बहुत बर्बरता से उन लोगों को मारा गया। उसके बाद चंद्रशेखर रावण आज़ाद, उनके ऊपर केस लगा दिया गया, उनके ऊपर भी दुनिया भर के केसेस अब डाले जा रहे हैं और करीब कई सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केसेस दायर कर दिए गए हैं और ये अज्ञात 1 साल तक कहीं ना कहीं गिरफ्तार होते रहेंगे। जैसा CA NRC में हुआ, आज तक CA NRC का विरोध करने वालों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। वही चीज़ यहाँ हो रही है हाथरस में। अब सोचिए, अभी उसी दरमियान जब ये मामला बहुत तेज़ से ऊपर जा रहा था और सरकार जवाब नहीं दे पा रही थी, विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई। जब विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हुई तो सरकार ने पूरा का पूरा ऐसा ध्यान इस तरफ मोड़ दिया कि लोग हाथरस को भूल जाएं। और यहाँ पे जो भी नाटक हुआ आपने देखा होगा कि परसों शाम को किस तरह से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और जो मजदूर यूनियन के लोग थे विद्युत विभाग के, उनके बीच में एक समझौता हो गया था लगभग, और उस पर साइन भी मंत्री ने कर दिया था। लेकिन
एंड मौके पे यूपीसीएल के जो चेयरमैन थे उन्होंने साइन नहीं किया। एक बहुत बड़ी बात है जिसको मीडिया ने छुपाया और जो लोगों के सामने आई। अब सोचिए, सरकार कोई आदेश देती है और सरकारी मशीनरी का जो चेयरमैन है उसको साइन नहीं करता है। ये बहुत बड़ा तमाचा है भैया, ये कैसे सरकार चला रहे हो। और उसी चीज़ पे कल उसी मेमोरेंडम पे कल साइन हो गया, माउथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पे साइन हुआ है, जिसमें सरकार ये कह रही है कि 3 महीने तक निजीकरण की कोई बात नहीं होगी। अभी इस चीज़ को टाल दिया गया है और इस पे हम चाहेंगे कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसी में सुधार की जाए। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, किस तरह से सरकार जो है परेशान कर रही है लोगों को, और लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि इस देश में क्या हो रहा है और आने वाले वक्त में और भी उल्टा सीधा होगा। सोचिए जो हुआ है 2 दिन में, लोग 24 से 48 घंटे तक बिना लाइट बिना पानी के रहे, उनको कोई पूछने वाला, कोई नेता नहीं गया उनसे पूछने वाले। लोग सड़क पे निकलने लगे, जब सड़क पे निकलने लगे प्रशासन सख्ती करने लगा। अब सोचिए क्या होगा इस देश का भैया, कैसे चला रहे हैं ये देश। अब आपको सोचना है, आपको चिंतन मनन करना है कि हम ऐसे लोगों को चुनकर क्यों रखते हैं जो हमारे लिए एक खतरा बन जाता है, हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है। सोचिए पिछले 2-2.5 साल से कितनी बड़ी बड़ी दुश्वारियाँ परेशानियाँ हमको, आपको और आम जनता को झेलना पड़ रहा है। हम कब निकलेंगे इन चीज़ों से बाहर। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग एकजुट होकर इन सब चीज़ों पे विचार करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमुक को सपोर्ट करें या अमुक को वोट दें, जो आपको सबसे बेहतर लगता है, जो इंसान लगता है कि आपका काम करेगा, उसको वोट दो। यकीन मानो ये परेशानियाँ तब तक रहेंगी जब तक आप धर्म, मज़हब, जात के नाम पे वोट करते रहोगे। आप किसी से शिकायत करने के हकदार नहीं हो, क्योंकि जो भी आपके साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपको अब अपने मताधिकार का प्रयोग अपने स्वविवेक से सोचकर फैसला करके देना होगा। और भूल जाइए हम किस जात के हैं, किस मज़हब के हैं। याद रखने वाली बात यह है कि आप हिंदुस्तानी हैं। यू आर इंडियन फर्स्ट देन द रेस्ट। उसके अलावा आप कुछ मत सोचिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूँगा अगले हफ्ते।